So we all know that the machines, the computers, they all run by some coding language. They have some program which enables them to perform certain functions. तो वैसे ही जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके भी जेनेटिक कोड्स होते हैं which enables them to perform certain functions and live their life. Yes, so hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and today we will be studying about the nucleic acids. Yes, so जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि yes, we have started this series, we have started this program for the dedicated defense aspirants जहां पर you will be guided by the expertise in this field. So we will guide you through our own experience. हम खुद अपने experience से आपको guide करेंगे. We have cracked this examination. I have cracked this examination so many times. So I can guide you with my own experience. तो जिससे कि आप वो सारी mistakes ना repeat करें जो हमने कभी करी थी. तो आपका टाइम जो है वो बचे. That is why we are here with our program. Okay, so without any further chit chat, let's get into the video. Alright, so we will be studying nucleic acids today. Nucleic acids, as the word itself, it suggests the nucleic acid का मतलब क्या होता है? जो इसका नाम है उसका मतलब ही है कि something which is present inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? न्यूक्लिक एसिड्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक कंपाउंड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल. न्यूक्लिक एसिड जो होती हैं वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं और दे आर द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं दे एक्चुअली दे आर द कोड्स. तो दैट इज व्हाई दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोड है, उससे पूरी बॉडी चल रही है तो ऑब्वियसली इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है. मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? तो समथिंग, देखो, एक होता है मिनी और एक होता है आपका मैक्रो. मिनी का मतलब है समथिंग विच इज छोटा, स्मॉल. ठीक है, और यहाँ पे मैक्रो का मतलब है समथिंग विच इज बिग, विच इज बिगर. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े बड़े इन साइज होते हैं, इसलिए उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दे आर पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीमर क्या होता है? कुछ ऐसा जो कि छोटे छोटे मोनोमर से बना हो. ठीक है, ये एक चेन है. सपोज सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बड़ी सी चेन बना रहे हैं. तो एक जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमर. मोनो मतलब सिंगल, मर मीन्स मॉलिक्यूल. तो ये क्या होगा? एक जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसको हम मोनोमर बोलेंगे और सिमिलर टाइप के मोनोमर्स मिलकर क्या बनेंगे? एक पॉली मतलब मेनी, पॉलीमर चेन. तो बहुत सारे मोनोमर्स की चेन, उसको बोलेंगे हम लोग पॉलीमर चेन. तो ये क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं वो क्या है? पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जो न्यूक्लियोटाइड, सॉरी. बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक लंबी पॉलीमर चेन बनाते हैं. तो इसमें मोनोमर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया. और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक चेन बना रहे हैं तो क्या किसकी चेन होगी? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. फिर वो आगे बोल रहा है जॉइंट एंड टू एंड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं. अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होती है वो हम लोग आगे देखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट्स. जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और एक न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं. अब न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में बहुत बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है. ये आपको समझना है क्योंकि स्कूल में से ही पढ़ाया जाता है बट बड़े होते तक भी समझ में नहीं आता है. न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप होता है. ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में. और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? सिर्फ शुगर होगी और आपका नाइट्रोजन बेस होगा, नो फॉस्फेट. फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियोसाइड्स में. न्यूक्लियोटाइड्स में 3 ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में 2 ग्रुप होते हैं. ऑलराइट, देखते हैं इसका आगे क्या डायग्राम. ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड. इसमें क्या है? जैसा हमने देखा था शुगर. कहाँ है शुगर? देख पा रहे हैं आप? ये रही आपकी पेंटोज शुगर. ये कौन सी है? पेंटोज राइबोज शुगर. पेंटोज मतलब ऐसी शुगर जिसके 5 कार्बन हैं और इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइबोज. ठीक है, तो ये कौन सी है? राइबोज शुगर. राइबोज दिख रहा है? यस. ओके, तो ये क्या है? पेंटोज शुगर है, मतलब 5 कार्बन से. इसका पेंटोज नाम नहीं है इसका. पेंटोज मतलब कि 5 कार्बन हैं इसके पास. तो और इसका नाम क्या है? राइबोज शुगर. तो ये है एक शुगर कंपोनेंट हो गया.
फिर उसके बाद में क्या कह रहा था, वो नाइट्रोजन बेस भी चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है अपने को नाइट्रोजन बेस, ओ ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन जो होता है वो बेसिक होता है, इसलिए उसको बेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन होता है प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन की, तो हमें पता है कि दैट इज अ बेसिक एलिमेंट। और यहाँ पर क्या है अपने पास, थर्ड कंपोनेंट, यस द फॉस्फेट ग्रुप। एक मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में तो होता है, तो उसको क्रॉस डोंट कंसीडर इट, ओके। तो फॉस्फेट इज ऑल्सो देयर इन न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो कहाँ पर है, ये रहा, फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हो गए आपके, एक तो शुगर हो गई, नाइट्रोजन बेस हो गया, और आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब फॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए जो डीएनए है इट इज नेगेटिव। डीएनए और आरएनए जो है वो उनका क्या बेसिक नेचर क्या होता है, उनका एसिडिक नेचर होता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है उसे। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव एसिड कहा जाता है। ऑब्वियसली एसिड जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो दिस इज व्हाई दे आर नेगेटिव, ओके। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फेट नहीं होता। तो न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ इतना होगा, ठीक है, इतना इतना होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप होगा ही नहीं न्यूक्लियोसाइड्स में, ओके। सो फिर आते हैं अपन टू न्यूक्लिक एसिड्स अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप की जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर वेरी प्रेवलेंट एंड अबंडेंट। कौन सी हैं वो, आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए जो होता है वो आपका क्या बनाता है, आपका जेनेटिक कोडिंग करता है, ठीक है। तो आपके अंदर जितने भी जो फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी कमांड्स आपकी बॉडी को मिल रही हैं अंदर से, इनवॉलंटरी वॉलंटरी कुछ भी हो रहा, तो इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म करेगा। तो दिस इज अ चेन, दिस इज अ चेन। क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बेसिक कोडिंग होती है। डीएनए को बॉडी समझ नहीं पाती है। डीएनए को आप ब्लड में छोड़ दो, वो अपनी जगह पे जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, वो कहीं भी फ्लोट होता रहेगा, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। डीएनए को बॉडी रीड नहीं कर सकती, कोई प्रोटीन रीड नहीं कर सकता आउट ऑफ द इट्स सेल्फ। तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए क्या करेगा, पहले अपने आप को, वो बोलते हैं ना, जब आपको कोई पुरानी स्क्रिप्ट मिलती है कहीं पे, कोई बहुत पुरानी समय से कोई स्क्रिप्ट मिलती है, मायन काल से या फिर कहीं से हड़प्पा सिविलाइजेशन से, कहीं से कोई पुरानी स्क्रिप्ट मिले, तो उसको अपन अभी रीड नहीं कर सकता, कोई नॉर्मल इंसान उसे रीड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोग जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, वो कुछ चुनिंदा लोग जो वो लैंग्वेज समझते हैं, वो क्या करेंगे, उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है, ट्रांसक्राइब करेंगे इन लोकल लैंग्वेज, कि हाँ ये वाली जो सिविलाइजेशन है उसका ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ऐसा कहना चाह रहा है लोकल लैंग्वेज में। सपोज कहीं हड़प्पा में या फिर ये यहाँ पर पंजाबी या फिर हिंदी चल रही है, तो उन्होंने कोई उनको मैन्युस्क्रिप्ट मिला, उन्होंने जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने उसको हिंदी या फिर पंजाबी में उसको ट्रांसलेट करा। बट फिर भी नॉट एवरीबडी कैन रीड पंजाबी, ठीक है, या फिर हिंदी। तो वो क्या करेंगे, वो क्या होगा, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसको भी कुछ लोग ही समझ सकते हैं, सिर्फ इंडिया वाले ही समझ सकेंगे, या फिर जो पंजाबी हैं वो लोग समझ सकेंगे। अगर पंजाब में पंजाबी में लिखा है तो उसको सिर्फ इंडिया वाले लोग समझ पाएंगे। और अगर उसको फिर किसी ने और उसको स्टडी किया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, फिर उसको एवरीबडी वुड बी एबल टू गेट इट, बिकॉज इंग्लिश इज लाइक यूनिवर्सल लैंग्वेज नाउअडेज। सो यहाँ पर क्या होगा कि फिर उसका ट्रांसलेशन होगा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो उसको सब समझ पाएंगे, उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा, उसको उसके ऊपर और रिसर्च हो पाएगी। तो वैसे ही बॉडी में होता है, डीएनए जो होती है वो एक एनक्रिप्टेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, कोड्स होते हैं, उसको बॉडी रीड नहीं कर सकती, तो उसको क्या किया जाता है, पहले आरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है, एमआरएनए में। फिर उसके बाद में एमआरएनए से उसको फिर एक प्रोटीन में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसको बॉडी जो है एब्जॉर्ब करके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। तो दिस इज अ चेन व्हिच हैपेंस इनसाइड योर बॉडी ऑल द टाइम, ठीक है, ये आपके बॉडी के अंदर हो रही होती है। तो ये क्या है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब ये यहाँ पे इसका नाम जो है ना उसको समझें अच्छे से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। अब ये इसी से डीएनए बनता है। अब कैसे डीएनए बनता है, इसका नाम तो राइबोज है, उसमें तो डीऑक्सीराइबोज बोला है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक
जो यहाँ पर राइबोज शुगर में क्या होता है, यहाँ पर एक H है, इसमें 2 OH हैं, ये रहा, और एक H है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डीऑक्सीराइबोज में एक जो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन होता है, तो उससे एक O निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसको डिहाइड्रेट मतलब कि आप बॉडी में आपके हाइड्रोजन मतलब वाटर नहीं रहा, डिहाइड्रेट हो गई आपकी बॉडी। तो वैसे ही डीऑक्सी मतलब कि यहाँ पर से ऑक्सीजन जो है वो निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकाल के इसको क्या बना है, डीऑक्सीराइबोज बन गई है। तो इसीलिए डीएनए जो होता है उसमें ये सेकंड नंबर वाले जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, एक OH ग्रुप में सिर्फ H प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उसका नाम होता है ऑक्सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि जो आरएनए है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड ओनली। फुल फॉर्म पे ध्यान देना चाहिए, नामों पे जो नेम्स होते हैं ना, ये दे टेल अ लॉट अबाउट व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो कभी कभी नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है, आपको ज्यादा दिमाग अगर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम आपको मतलब समझाकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओके फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है डीएनए के बारे में, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको साफ कर देते हैं। डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल मतलब कभी आपने देखी होंगी हेलिकल जो स्टेयर्स होती है एक दूसरे के ऐसे पैरेलल एंटी पैरेलल रन करती हैं, तो हेलिकल मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर, थोड़ा स्पाइरल जो होता है, ठीक है। तो वैसा हेलिकल स्ट्रक्चर है, और क्या इट्स द विद 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। हमने क्या पढ़ा था, एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाती है, पॉलीमर चेन बनाती है। तो वैसे इसमें कितनी होती है, ये एक हो गई, फिर ये इसके बाद में दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, डीएनए का चेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सारे जो ये चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन होती हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। हमने क्या देखा था कि क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, पेंटोज शुगर, शुगर राइबोज हो गई अपनी, फिर उसके बाद डीऑक्सीराइबोज मतलब कि जो राइबोज है उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लिया गया है और वो क्या बन गई है, डीऑक्सीराइबोज बन गई है। फिर उसके बाद में फॉस्फोरिक एसिड होती है, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और नाइट्रोजन बेस, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हो गए। आपका शुगर भी हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड भी हो गई, और आपका नाइट्रोजन बेस भी हो गया, तीनों कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं डीएनए में। फर्स्ट आपका होता है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स 2 एसिड्स होती हैं, आपका एडेनाइन और गुआनिन। पिरिमिडीन्स 2 होती हैं, साइटोसिन और थायमिन। अब हमेशा जो पेयरिंग होगी ना वो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के बीच में होगी, कभी भी एडेनाइन और गुआनिन के बीच में पेयरिंग नहीं होगी। एक एडेनाइन जो है वो हमेशा जाके जो एडेनाइन जो है वो किससे जाके बाइंड होगा, हमेशा थायमिन से जाके, और जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन से जाके बाइंड होगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर हेड। हमेशा बाइंडिंग जो होगी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बीच में ही होगी। और कैसे होगी, एडेनाइन जो हमेशा हमेशा थायमिन के साथ बाइंड करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। जो एडेनाइन है वो डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और जो गुआनिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। हमेशा कीप इट इन योर हेड, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इट, DNA carries the genetic information of the cell and controls the structure and functions of the cell, सबको पता है। The next is it serves as a hereditary material, so it functions as a blueprint for the building and running cellular machinery, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जेनेटिक कोड कैरी करता है। तो इसीलिए जब कोई बॉडी में फंक्शन कैरी आउट करना होता है तो कमांड कहाँ से जाती है, डीएनए से ही जाती है। फिर द सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्या है, जीन्स होते हैं, बेसिक जीन्स होते हैं, जो आपने सुना होगा कि हाँ ये इसके जीन्स में ही नहीं है, या फिर इसके जीन्स में है, उसके पेरेंट्स जो थे दे वर आर्टिस्ट, सो इट इज इन हर जीन्स दैट शी पेंट्स गुड। तो ये क्या होता है कि जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे। ये जो सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जो कोड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, वो क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और दे आर प्रेजेंट इन दी क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या है, कंडेंस फॉर्म है डीएनए का। ऐसा बहुत सारा जो डीएनए है ऐसे डिसऑर्गेनाइज पड़ा रहता है, तो जब सेल डिवाइड होता है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, ओके। फिर नेक्स्ट इज योर जीन कोड्स फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स अपार्ट फ्रॉम जीन्स, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है। तो जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि अगर किसी की आईज ब्लू है तो उसके लिए भी जीन्स होते हैं,
वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, टीडीएनए, टीडीएनए, बहुत सारे जो डीएनए है इसके बहुत सारे टाइप हैं। एडीएनए और जो बीडीएनए वो क्या होता है, राइट हैंडेड होते हैं। एक जेड डीएनए भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। जैसे दिस इज राइट हैंडेड, फॉर मी दिस इज राइट हैंडेड, ठीक है। और ये जेड डीएनए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, ऐसे। ये जेड डीएनए होगा, ये ए एंड बी डीएनए होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में टी डीएनए होता है विच इज प्रेजेंट इन दी ट्रांसफर, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफर डीएनए, जो कि प्लाज्मिड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। जो आप जिन क्लोनिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे इसकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। जो हमने पहले देखा था कि राइबोज शुगर जो है वो बेसिक राइबोज शुगर यूज की जाती है न्यूक्लिक एसिड्स में। तो यहाँ पे आरएनए में राइबोज शुगर एज इट इज यूज की जाएगी, बट जब डीएनए की हम लोग बात करते हैं तो डीएनए में राइबोज का एक ऑक्सीजन छीन लिया जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड जॉइंड विद द 4 नाइट्रोजनस बेसिस। ओनली डिफरेंस इज जैसे डीएनए में होता है वैसा ही है, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे पिरामिडीन्स में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे। आरएनए में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्यूरिन्स में आपके एडेनिन और गुआनिन ही होंगे, पिरामिडीन्स में क्या हो जाएगा, आपका साइटोसिन और यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पर पेयरिंग किसकी होगी, एडेनाइन की थाइमिन से नहीं होगी। डीएनए आरएनए में हमेशा क्या होगा, एडेनाइन की पेयरिंग यूरेसिल से ही होगी। फिर उसके बाद में गुआनिन ऑब्वियसली विल बाइंड टू द साइटोसिन, फाइन। फिर उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ में डीएनए होता है और कुछ जो आरएनए वायरसेस होते हैं या फिर कुछ बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आरएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, ठीक है। जैसे रेट्रोवायरस वगैरह सब हो गया, ये सब इनमें आरएनए ही चलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर नेक्स्ट पॉइंट व्हाट डज इट से कि नॉन जेनेटिक आरएनए इज ऑफ 3 टाइप। जो जेनेटिक नहीं होता आरएनए वो 3 टाइप का होता है, दैट इज योर एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए मतलब जब आप मैसेंजर आरएनए इसको कहते हैं। फिर टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, योर आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जो कि राइबोसोम्स बनाता है। टीआरएनए हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में राइबोसोम्स को, और एमआरएनए क्या करता है, डीएनए से जब ट्रांसलेट होता है तो वो एमआरएनए में ट्रांसलेट होता है, वो मैसेज कैरी करता है टू दी राइबोसोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट वाला कि नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज इट कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए गिव राइज टू आरएनए। क्या बोला था हमने, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए क्या कहाँ जाएगा, आरआरएनए के पास में। आरआरएनए विथ द हेल्प ऑफ टीआरएनए क्या करेंगे, ये जो एमआरएनए है इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको लिख देते हैं ट्रांसलेशन, और क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और ये प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने अपनी जगह पे चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर स्पेशल एंजाइम दैट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिंथेसिस। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको डीएनए एडिटिंग करनी होती है, तो आप एक जगह से डीएनए काट कर दूसरे जगह पे लगाते हो और फिर क्या करते हैं, आपकी इंजीनियरिंग होती है। बेसिकली दैट इज विद द हेल्प ऑफ टूल्स, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स आप ये कर पाते हो कि आपको एक अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, आपको एक ऑर्गेनिज्म की ये ट्रेट अच्छी लगती है तो आप ये वाला उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर दूसरे प्लांट में आप इंसर्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद में क्या होगा कि वो उसमें इंजीनियर हो जाएगी वो ट्रेट, और फिर इट विल ग्रो अप विथ बोथ ऑफ दी प्लांट्स का ट्रेट। तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग कि आपको जब एक जो डीएनए का पार्ट उठा के दूसरे में लगाना है, फिर दूसरे में कोई चेंजेस चाहिए, तो आप क्या करते हो कि उसको कट करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर से। मतलब ये जो है ये एंजाइम्स होती हैं, कोई सीजर नहीं होती है, एंजाइम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही कट करती हैं, ठीक है। फिर वो कट करके अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन डू द मैनिपुलेशन। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है बेसिकली, ये साइंटिस्ट लोग करते हैं। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग बट या इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो फिर द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर।
फर्स्ट इज योर मोनोन्यूक्लियोटाइड, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड जिसमें हो, वो क्या होता है आपका एडेनोसिन, मतलब कि एक ही न्यूक्लियोटाइड है, वो कोई पर्टिकुलर परफॉर्म कर रही है फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल योर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दैट इज योर एएमपी, एटीपी एंड योर एडीपी। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा, सुना होगा, एएमपी एटीपी जो है वो एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो यस, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही है, एडेनोसिन ही है, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, उसमें बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं। इसमें एक ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपके बाद में आता है दूसरा डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसका एग्जांपल है आपका NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका फुल फॉर्म है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म, बट या जस्ट फॉर नॉलेज एक्स्ट्रा जीके। तो इसमें क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें। और फिर उसके बाद में आता है आपका थर्ड वाला, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपका डीएनए, आरएनए आएगा, क्योंकि दे आर ऑब्वियसली द पॉलीमर चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। ओके, या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। And till then, just prepare hard, keep on revising, and best of luck if you have any exams nearby. And thank you.